हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावरण में खास प्रकार से उद्दीपन के प्रति विशिष्ट रूप से ग्रहण या सक्षम होते हैं। तो फर्स्ट है संवेदनशील अवधि, सेकंड है मुखर अवधि, थर्ड है नम्यता काल एंड फोर्थ है मानसिक अकर्मण्यता। ओके, तो उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावरण में खास प्रकार से उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहण सक्षम होते हैं, तो उसे कहा जाता है संवेदनशील अवधि। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए कहता है बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से, शुद्धता से, सटीकता से मापा जा सकता है। और सेकंड क्या है? ये गलत है। ओके, एंड सेकंड है कि विकास का स्वरूप व अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप से समान होती है, तो ये भी गलत है। तो ए एंड आर जो है दोनों गलत है इसमें। बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करना जो होता है वो निगेटिव वर्ड होता है, तो ये गलत है। ओके, और विकास का स्वरूप व अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप से समान होती है, तो ये भी गलत है। ओके, सबकी समान नहीं होती है, सबकी अलग अलग होती है। ओके, तो ये भी गलत है। तो ए और आर जो है दोनों गलत है, तो राइट आंसर इज डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण फिल इन द ब्लैंक्स की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू कर देते हैं। तो ए है शैशवावस्था, बी है प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी है माध्यमिक बाल्यावस्था एंड डी है किशोरावस्था। तो बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण फिल इन द ब्लैंक्स की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू कर देते हैं। तो ए है शैशवावस्था एंड बी है इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी है माध्यमिक बाल्यावस्था एंड डी है किशोरावस्था। ओके, तो बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण फिल इन द ब्लैंक्स की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू कर देते हैं। तो ए है इसमें शैशवावस्था, बी है प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी है माध्यमिक बाल्यावस्था एंड डी है किशोरावस्था। तो राइट आंसर जो होगा इसमें वो बी हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस चरण में बच्चे परिकल्पनात्मक कथनों पर काम कर पाते हैं और कथनों में तार्किक संबंध देख पाते हैं तथा अनुपात जैसी अमूर्त संरचनाओं को समझने में सक्षम होते हैं। ओके, तो ए है संवेदी पेशी अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था एंड डी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो किस चरण में बच्चे परिकल्पनात्मक कथनों पर काम कर पाते हैं और कथनों में तार्किक संबंध देख पाते हैं तथा अनुपात जैसी अमूर्त संरचनाओं को समझने में सक्षम होते हैं, तो उसे हम कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चा जो होता है, जीन पियाजे की ये फोर्थ स्टेज होती है। जीन पियाजे जो थे वो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ओके, और इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी दिया है, जिसमें उन्होंने बच्चों के 4 स्टेज बताए हैं। फर्स्ट जो होता है वो सेंसरी मोटर स्टेज होता है, जिसे जो 0 से 2 वर्ष तक होता है। दूसरा जो होता है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है, जो 2 से 7 वर्ष तक होता है। एंड थर्ड जो होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है, जो 7 से 12 वर्ष तक होता है। एंड फोर्थ जो होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है, जो 12+ होता है। ओके, तो किस चरण में बच्चे जो होते हैं परिकल्पनात्मक कथनों पर काम कर पाते हैं और कथनों में तार्किक संबंध देख पाते हैं तथा अनुपात जैसी अमूर्त संरचनाओं को समझने में सक्षम होते हैं, तो उन्हें हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड 4 हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना है? आलोचना क्या है? तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें बच्चों का विकास उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर होता है, बी है बच्चे सक्रिय प्राणी हैं एंड सी है बच्चों की सोच वयस्कों की सोच से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है एंड डी है बच्चों का विकास वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके होता है। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना है? आलोचना जो है वो यह है कि बच्चों का विकास जो होता है उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर होता है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे और लेवाइगोस्की ने सीखने की समझ को जो है फिल इन द ब्लैंक्स प्रक्रिया से फिल इन द ब्लैंक्स प्रक्रिया में स्थानांतरित किया है। तो जीन पियाजे और लेवाइगोस्की ने सीखने की समझ को जो है वो निष्क्रिय प्रक्रिया से और सक्रिय प्रक्रिया में जो है स्थानांतरित किया है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। लेवाइगोस्की के अनुसार सीखने का आधार क्या है? तो ए है सामाजिक अंतःक्रिया, बी है पूर्ण बलन, सी है दोहराव व अभ्यास एंड डी है स्कीम्स की संरचना में परिवर्तन। तो लेवाइगोस्की के अनुसार सीखने का आधार क्या है? तो सीखने का आधार जो होता है वो होता है सामाजिक अंतःक्रिया। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर
व्यक्ति विश्वास रखते हैं कि समाज को अपने नियमों में समय के साथ बदलाव करने की ज़रूरत है। ओके, तो लॉरेंस कोहलबर्ग जो थे वो मॉरल डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी दिए हैं, और उनके अनुसार जो है लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति विश्वास रखते हैं कि समाज को अपने नियमों में समय के साथ जो है बदलाव करने की ज़रूरत है। तो ए है इसमें, ए है आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, एंड बी है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, सी है सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, एंड डी है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास। करेक्ट आंसर इज सी। आगे देखते हैं, हार्वर्ड गार्डनर जो थे के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के जो है प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। तो हार्वर्ड गार्डनर जो थे वो मल्टी फैक्टर थ्योरी दिया है, जिसमें उन्होंने ये बताया, जिसमें उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि को बताया है। ओके, और उसमें उन्होंने कहा है कि क्वेश्चन क्या दिया है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। वो यह है कि बुद्धि का प्रकार जो होता है वो प्राकृतिक, अंतःस्थिति अनुपालन संभावना, बुद्धि का प्रकार जो होता है वो प्राकृतिक होता है, अंतःस्थिति अनुपालन संभावना जो होती है जो शिक्षक पे वो डिपेंड करती है। ओके, तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। तो राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। ओके, बुद्धि का प्रकार प्राकृतिक, अंतःस्थिति अनुपालन संभावना शिक्षक। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक ए है निर्देश देता है तथा विद्यार्थी अंधवत अनुसरण करते हैं, बी है बच्चों व सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक रचनावादी रूप में देखता है, एंड सी है एक कठोर व मानकीकृत पाठचर्या तय करता है, एंड डी है आकलन का इस्तेमाल विद्यार्थियों को श्रेणियों में बांटने के लिए करता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक क्या करता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में जो शिक्षक होता है वो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक रचनावादी रूप में देखता है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह क्या है। तो फर्स्ट है इसमें मानक संदर्भित परीक्षण पर आधारित हो, एंड बी है इसमें मापदंड संदर्भित परीक्षण पर आधारित हो, सी है विद्यार्थियों के प्रदर्शन को उनके सहपाठियों से तुलना के रूप में प्रस्तुत करे, एंड डी है विद्यार्थी की प्रगति व विशेषता को प्रतिबिंब करे। ओके, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह क्या है। तो वो जो है विद्यार्थियों की प्रगति व विशेषता को प्रतिबिंब करे। ओके, करेक्ट आंसर इज डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह। ओके, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का उदाहरण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठचर्या और शिक्षा शास्त्र ए है परीक्षाओं पर केंद्रित हो, बी है पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित हो, सी है संलग्न और संदर्भित हो, एंड डी है मानकीकृत व एकरूपी हो। ओके, तो इसमें जो है कि राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का उदाहरण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठचर्या और शिक्षा शास्त्र जो है वो संलग्न और संदर्भित हो। राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं, लिंग फिल इन दी ब्लैंक्स है जबकि जेंडर क्या है। ओके, तो लिंग जो है वो एक जैविक है। ओके, लिंग क्या है, जैविक है, और जबकि जेंडर जो है वो सामाजिक संरचना है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किन तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें समूह में कार्य, सेकंड है कक्षा में भागीदारी, पोर्टफोलियो एंड पोस्ट प्रस्तुतिकरण। इसमें चारों राइट है। ओके, कि बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किन तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। तो वो समूह में कार्य, कक्षा में भागीदारी, पोर्टफोलियो, प्रस्तुतिकरण। ओके, करेक्ट आंसर जो होगा चारों हो जाएगा। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा व संज्ञानात्मक विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ए भाषा की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, एंड बी है भाषा की संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं है। ओके, एंड सी है इसमें भाषा संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है, एंड डी है भाषा और संज्ञानात्मक विकास स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। ओके, तो भाषा व संज्ञानात्मक विकास के बारे में कौन सा कथन सही है पूछा है। तो जो सही है वो यह है कि भाषा की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में बढ़ावा दिया गया है। तो ए है दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट शिक्षा की अनिवार्यता, बी है दिव्यांगता के आधार पर अधिकारों के उपागमन में भेदभाव,
सी है दिव्यांगजनों की शिक्षा के अधिकार में बेदखली एंड डी है जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव। ओके, तो इसमें जो करेक्ट है फ्रेंड कि निम्न में से किसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में बढ़ावा दिया गया है, तो वो दिया गया है इसमें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव। ओके, जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा निम्नलिखित में से किसकी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करती है? तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें प्रत्येक विद्यार्थी की, बी है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थी की, सी है केवल दिव्यांग विद्यार्थी की एंड डी है केवल प्रतिभावान विद्यार्थी की। तो समावेशी शिक्षा निम्नलिखित में से किसकी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करती है? तो वो करती है इसमें प्रत्येक विद्यार्थी की, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गूढ़ज वैकल्प यानी डिस्कैलकुलिया। ओके, गूढ़ज वैकल्प यानी डिस्कैलकुलिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? तो ए है पठन विकार, पठन विकार जो होता है वो डिसलेक्सिया होता है, बी है गणितीय गणना करना, सी है आलोचनात्मक सोच, डी है संचार कौशल। तो गूढ़ज वैकल्प डिस्कैलकुलिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है फ्रेंड इसमें गणितीय गणना करने से। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास भाषण और भाषा विकार वाले विद्यार्थी के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा? ए है कार्यों और दस्तकार्यों को छोटे आसानी से प्रबंधित चरणों में विभाजित करना, बी है अभिव्यंजक भाषा कौशल का समर्थन करने के लिए दृश्यों के उपयोग को हतोत्साहित करना, सी है मौखिक और लिखित कार्यों के लिए पूर्व नियोजित रणनीतियों का उपयोग करना एंड डी है भाषा के कक्षा में स्वर्ण व दिव्य विकर्षणों को कम करना। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास भाषा और भाषण और भाषा विकार वाले विद्यार्थी के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करता है? तो वो यह है कि अभिव्यंजक भाषा कौशल का समर्थन करने के लिए दृश्यों के उपयोग को हतोत्साहित करना, राइट आंसर इज बी। ओके, आगे देखते हैं प्रतिभाशाली विद्यार्थी को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षिका को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? फर्स्ट है विद्यार्थियों को स्वतंत्र परियोजना को आगे बढ़ाने की अनुमति देना, बी है पाठचर्या त्वरण के लिए लचीलेपन को अपनाना, एनसीए एक आयामी पाठ्यक्रम लागू करना एंड डी है उत्तेजक संवर्धन गतिविधि प्रदान करना। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षिका को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? वो बचना चाहिए इसमें एक आयामी पाठ्यक्रम लागू करना, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए कहता है कि किसी नए संप्रदाय का शिक्षण शुरू करने से पहले एक शिक्षिका को पूर्वापेक्षित ज्ञान की समीक्षा कर लेनी चाहिए। यह विद्यार्थियों को नए संप्रदाय को समझने के लिए आवश्यक जानकारी को ध्यान में लाने में मदद करेगा। ओके, तो ये क्या है फ्रेंड? ये करेक्ट है। कारण आर कहता है शारीरिक दंड का अभ्यास शिक्षार्थियों के अवांछनीय व्यवहार को सुधारने की रणनीति के रूप में नहीं किया जाना चाहिए, ये भी करेक्ट है। तो ए और बी जो है फ्रेंड दोनों, ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो सही व्याख्या लेकिन नहीं है ए की। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कोई भी अध्यापन जो विषय वस्तु को अपने आप में एक अंत मानता है वे विद्यार्थी के बीच फिल इन द ब्लैंक्स पैदा करता है। क्या पैदा करता है? तो कोई भी अध्यापन जो विषय वस्तु को अपने भाग में एक अंत मानता है वे विद्यार्थी के बीच जो है वो अन्वेषण के लिए प्रतिरोध पैदा करता है। ओके, अन्वेषण के लिए प्रतिरोध को पैदा करता है, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकथन ए कहता है विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम रणनीतियों का उपयोग कब और कहाँ और क्यों करना है, इसके बारे में स्वनियामक ज्ञान सिखाया जाना चाहिए। एंड बी है फ्रेंड इसमें, एंड बी तो ये क्या, ये करेक्ट है। एंड आर है इसमें कि एक अधिगम रणनीति को बनाए रखने और उसे नियोजित करने की संभावना बढ़ जाती है यदि विद्यार्थी को पता है कि इसका उपयोग कब कहाँ और क्यों करना है, तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर जो है फ्रेंड इसमें दोनों राइट है और आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। ओके, तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिसंज्ञानात्मक कौशल का उदाहरण है? ओके, तो अधिसंज्ञानात्मक कौशल का उदाहरण जो है ए है किसी समस्या को हल करने में स्वयं द्वारा प्रयुक्त का मूल्यांकन करना, बी है दो चित्रों के बीच अंतर की पहचान करना, सी है मीथेन का रासायनिक सत्य जानना एंड डी है एक विशेष राजवंश के कालानुक्रमिक क्रम को याद करना। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिसंज्ञानात्मक कौशल का उदाहरण है? तो अधिसंज्ञानात्मक कौशल का जो उदाहरण है फ्रेंड वो यह है कि किसी समस्या को हल करने में स्वयं द्वारा प्रयुक्त का मूल्यांकन करना, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक शिक्षिका, ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी के बीच प्रक्रियात्मक ज्ञान को जो है सुधार करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है। ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड, आक्सीकरण अपचयन समीकरण को कैसे हल करें। बी है इसमें डीएनए के घटक और संरचना क्या है। सी है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। एंड डी है भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा है। ओके, तो इसमें जो है फ्रेंड कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी के बीच प्रक्रियात्मक ज्ञान को सुधार करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है। तो वो यह है फ्रेंड कि आक्सीकरण अपचयन समीकरण को कैसे हल करें। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के लिए अधिगम को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए। तो ए, पाठ्य पुस्तक सामग्री के रटकर याद करने पर जोर दें। बी है व्यवहार अनुकूलन के लिए उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ को नियोजित करें। सी है विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए मूर्त पुरस्कारों का अवसर उपयोग करें एंड अक्सर उपयोग करें। एंड डी अनुभवों पर चिंतन और मनन करने के अवसर प्रदान करें। ओके, तो इसमें जो है फैन की विद्यार्थियों के लिए अधिगम को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए। तो एक शिक्षिका को जो है वो है अनुभव पर चिंतन और मनन करने के अवसर प्रदान करें। राइट आंसर ही डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को हल करने में फंस गया है तो उसके शिक्षक ने उसे अपने विचार खुद से बात करने का सुझाव दिया है। ऐसा करने के तुरंत बाद विद्यार्थी ने कहा मुझे अब जवाब पता है। ओके, तो इस मामले में समस्या समाधान की किस रणनीति ने विद्यार्थी की मदद की है। तो किस रणनीति ने की है। तो ए है इसमें कार्यात्मक स्थिरता, बी है स्मृति सहायक विधि, सी अनुक्रिया समुच्चय, डी है मौखिकरण। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा, मौखिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, भ्रांतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ओके, कौन सा कथन सही नहीं है। तो ए है फ्रेंड इसमें भ्रांतियों का प्रयोग शिक्षक द्वारा सीखने की प्रक्रिया में रचनात्मक रूप से किया जा सकता है। बी है भ्रांतियाँ कुछ संप्रदायों के बारे में बच्चों की समझ के प्रारंभिक चरण की विशेषता हैं। एंड सी है फ्रेंड इसमें भ्रांतियाँ स्पष्ट रूप से बच्चों की कुछ भी नई और उन्नत कर सीखने की क्षमता को दर्शाती हैं। ओके, एंड डी है भ्रांतियाँ बच्चों के अपने आसपास देखी जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में उनके सहज ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा कि भ्रांतियाँ स्पष्ट रूप से बच्चों की कुछ भी नई और उन्नत सीखने की क्षमता को दर्शाती हैं। राइट आंसर ही सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो ए है इसमें चिंता, बी है बोरियत, सी है भय, आशा क्या है। आशा जो है वो सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ओके, राइट आंसर ही डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि किसी कार्य में विफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण में एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना है। तो ए है मैं बुद्धिमान हूँ और बुद्धिमत्ता स्थिर है। बी है मैं इस बार पर्याप्त प्रयास नहीं किया हालांकि मैं ऐसा करने से सक्षम हूँ। ओके, और बी के सी क्या है, शिक्षक मेरे पक्षपाती था और मैं अपने बारे में उसकी धारणा को नहीं बदल सकता। एंड डी है यह विशेष परीक्षा मंगलवार को ही पड़ती है और मंगलवार मेरा अशुभ दिन है। ओके, तो किसी कार्य में विफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण जो है आरोपण में एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना है। तो भविष्य के प्रयासों की प्रेरित करने की जो संभावना है फ्रेंड वो यह है कि मैं इस बार पर्याप्त प्रयास नहीं किया हालांकि मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।